अच्छा, आज हम जो क्लास में डिस्कस करेंगे ना, दो चीज़ें मैंने रखी हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर का कुछ पार्ट्स डिस्कस करेंगे और मैं आपको ओपन फाइलर्स के थ्रू एएसएम के अंदर स्टोरेज कैसे ऐड करते हैं उसका एक आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किया था। अच्छा, ये आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? जी ठीक है। अच्छा देखें, ये एक आर्किटेक्चर है रैक का। हमने कल एक बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में बात की थी। ठीक है, ये एक मतलब नॉट कंप्लीट आर्किटेक्चर है, मगर ये आपको एक काफ़ी कंपोनेंट्स जो हैं रैक के आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे। अच्छा देखें, इसमें सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास नज़र आ रहा है, ये हमारी एप्लीकेशंस हैं। ये हमारी एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, 3 हमारी एप्लीकेशन कनेक्टेड है। उसके बाद एप्लीकेशन हमारी कनेक्ट हो रही है सिंगल क्लाइंट एक्सेस नेम, इसका जैसे स्कैन आपकी बेसिकली स्कैन ये करता है। जैसे कि आप अगर आप और आइडिया आपको ये होगा कि हमारे पास नीचे जितनी भी नोड्स हैं और क्लस्टर पे क्लस्टर 1 3 क्लस्टर नोड्स हैं, तो ये नोड्स मेरे लिए ट्रांसपेरेंट होगी मेरी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अगर मैं लेट्स सपोज कोई नोड ऐड करता हूँ या कोई नोड डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरी एप्लीकेशन है उसके लिए ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक है, मुझे उसमें कोई एप्लीकेशन लेवल के ऊपर जो कनेक्टिविटी है उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं अपनी कोई नोड में 4 नोड क्लस्टर था, मैं किसी एक नोड क्लस्टर 4 में से एक क्लस्टर में से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं कोई नई क्लस्टर नोड ऐड कर लेता हूँ, तो मुझे जो मेरा सिंगल क्लाइंट जो मेरा स्कैन नेम है इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इससे फ़ायदा मेरे पास ये है, तो मेरे पास एप्लीकेशन लेवल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके नीचे हमारे पास आई थी जी। जी आप कुछ बोल रहे थे? जी हाँ जी, अभी वो मैं आपको, हाँ मैं आपको वो अभी आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा वो किस तरह से कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास अब बात ये, जैसे हमारे पास है रैक नोड 1 है या रैक नोड 2 है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास तो इसके बाद जो सेकंड कम्युनिकेशन होती है उसकी वर्चुअल आईपी के ऊपर। ठीक है, वर्चुअल आईपी बेसिकली क्या है, हमारी उस पर्टिकुलर नोड पे कोई आईपी है जो पब्लिक इंटरफेस उसके कार्ड पर डिफाइन हुई हुई है। ठीक है, अच्छा अब कार्ड पे हमने डिफाइन किया 192.168.11.100। ठीक है, एक दूसरी मशीन के ऊपर 11 डॉट मैं करता हूँ 101 लिखी हुई आईपी। अब क्या होता है, इसका बेसिक मेरे पास फ़ायदा क्या होगा, अब ओरेकल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी को एक वर्चुअल आईपी डिफाइन कर देगा, वर्चुअल आईपी होस्ट डिफाइन कर देगा। लेट्स सपोज उसका होस्ट नाम था DB1 और दूसरे का DB2 था। अब किसी वजह से DB2 डाउन हो गई, तो ओरेकल क्या करेगा, जो वर्चुअल आईपी है ना उसके ऊपर ही वही नोड माउंट कर देगा सेकंड पे, ताकि उससे क्या होगा, वो मेरी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अगर वो नोड किसी वजह से बंद हो जा रही है, ठीक है, तो मेरे स्कैन के ऊपर जो है ना उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो वर्चुअल आईपी मेरे पास बेसिकली ये कर रही है कि पब्लिक आईपी को ट्रांसफर, पब्लिक आईपी के साथ लिंक तो पब्लिक आईपी से, मगर हमारे पास ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रही है इसी पर्पस के लिए कि लेट्स सपोज किसी वजह से अगर हमारी पब्लिक मशीन बंद हो जाती है तो वर्चुअल आईपी को ओरेकल उसके बेस पे रिप्लेस कर देगा। तो इसी को बेस पर, तो अब ये जी बोले बोले। देखें हमारे पास जो हम डिस्कस किए ओरेकल जो यूज़र है ना, यूज़र स्कैन आईपी के थ्रू भी आ सकता है। ठीक है, यूज़र वर्चुअल आईपी के थ्रू भी आ सकता है, वीआईपी के थ्रू भी आ सकता है और यूज़र पब्लिक आईपी के थ्रू भी आ सकता है। ठीक है, मगर यूज़र को सिर्फ प्राइवेट आईपी के थ्रू कनेक्ट करना अलाउ नहीं है। ठीक है, जो मेरा प्राइवेट इंटरकनेक्ट है। एग्रीड? नहीं नहीं आ सकता, यूज़र नहीं आ सकता क्योंकि प्राइवेट जी बोले। देखें अब देखें इस तरीके से है कि प्राइवेट आईपी जो कम्युनिकेशन है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्राइवेट आईपी जो एएसएम है ना, एएसएम इंस्टेंस ओरेकल अपना, ओरेकल का अपना है ना, वो अपना इंजन अपनी कम्युनिकेशन के यूज़ कर रहा है, तो ओरेकल इंटरनल अपनी कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट आईपी को यूज़ करेगा। ठीक है, उस कम्युनिकेशन में पब्लिक आईपी यूज़ नहीं होगी। ठीक है, अब आप जैसे बात करते हैं एएसएम सीएमडी की, अब आपने पब्लिक आईपी से कनेक्ट करके एएसएम सीएमडी का सॉफ्टवेयर यूज़ किया, जो एएसएम का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो जो मैनेजेबिलिटी आपको जो स्टोरेज कनेक्टिविटी करके लेके आ रहा है वो प्राइवेट इंटरकनेक्ट के थ्रू ही लेकर आ रहा है, मगर आप जो मशीन से कनेक्ट हुआ पब्लिक से कनेक्ट, मगर ओरेकल की जो इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही है वो प्राइवेट इंटरकनेक्ट के थ्रू हो रही है। ठीक है, मगर
अब यूज़र मेरी प्राइवेट आईपी पे, अब यूज़र अगर लेट्स सपोज कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा डेटाबेस के ऊपर, ठीक है, डेटाबेस पे कनेक्शन बनाने की यूज करेगा, तो यूज़र की वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी क्योंकि प्राइवेट आईपी के ऊपर मेरा कोई लिसनर नहीं चल रहा होगा, ठीक है, उस प्राइवेट आईपी के ऊपर मेरी सर्विस अटैच नहीं होगी, तो वो यूज़र उस पर कनेक्शन बना ही नहीं सकता, ठीक है। वो हाँ ठीक है, हाँ देखें एएसएम आप, हाँ नहीं मैं अब बताता हूँ एएसएम पे देखें ओरेकल ने हमको दो ऑप्शन दिए। देखिए पहले ये था कि प्राइवेट इंटरकनेक्ट ना ओरेकल ने क्या रखा था कि आपकी जो दो नोड के दरमियान जो कनेक्टिविटी है ना वो प्राइवेट, हमको ये पहले क्लियर करते हैं, दो नोड के दरमियान जो भी कनेक्टिविटी है नोड टू नोड कनेक्टिविटी, ठीक है, नोड टू नोड कनेक्टिविटी के लिए ओरेकल प्राइवेट इंटरकनेक्ट को यूज़ करता है, ठीक है। एक बात हमारी ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब आती है डेटाबेस जो भी अपना इंफॉर्मेशन सेव कर रहा है डेटाबेस के अंदर, मतलब डेटाबेस के अंदर क्या कर रहा है, अब मेरी डेटाबेस है मेरी शेयर्ड, ठीक है, शेयर्ड लोकेशन पे मेरी डेटाबेस मौजूद है। अब ओरेकल की रिकमेंडेड स्टोरेज में बात कर रहा हूँ ओरेकल एएसएम, ठीक है। अब ओरेकल एएसएम भी एक शेयर्ड फाइल सिस्टम है, एक शेयर फाइल सिस्टम है जिसके ऊपर मेरा डेटा सेव हो रहा है, ओके एग्रीड है। अच्छा अब ओरेकल को आपने कोई भी लेट्स सपोज एक टेबल है, टेबल एबीसी को आपने अपडेट किया, अब अपडेट करने के लिए वो बफर कैशे में जाएगा, बफर कैशे में लेट्स सपोज अपडेट करने के बाद वो डेटा फाइल में अगर राइट करेगा, ऐसा ही है। अब ये चीज़ राइट कौन कर रहा है, डीबी राइटर का प्रोसेस कर रहा है ना, डीबी राइटर का प्रोसेस कर रहा है, जो डीबी राइटर जो राइट कर रहा होगा डेटाबेस एएसएम पे जाकर राइट कर रहा होगा, वो बाय द यूज ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ अब ओरेकल ने जो 1912C के बाद दे दिया है कि मैं चाहूँ तो उसकी जो कनेक्टिविटी वहाँ से सेव हो रही है उसके अंदर आप उसको भी उसका इंटरकनेक्ट उसका नेटवर्क स्विच चेंज कर सकते हैं, मगर पहले वो प्राइवेट इंटरकनेक्ट को ही यूज करते हुए सेव कर रहा है, ठीक है। देखें उसमें भी ये ऑप्शन दे दिया है कि अब मैं चाहूँ कि मेरा वो प्राइवेट इंटरकनेक्ट एक बना हुआ है ना, अब उसके दरमियान नोड टू नोड कम्युनिकेशन भी हो रही है और एएसएम की भी हो रही है, मैं चाहूँ तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एएसएम की जो सेव हो रहा है ना डेटा, जो ओरेकल के इंजन एएसएम में सेव कर रहा है उसकी भी मैं कनेक्टिविटी प्राइवेट इंटरकनेक्ट का इंटरफेस ही अलग बना दूँ। जी मतलब ये नहीं है कि आप उस प्राइवेट इंटरकनेक्ट को यूज करते हुए टोड से कनेक्ट कर लें, ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। वो ओरेकल का इंजन ही उसको अपने पास कंट्रोलिंग में अपने पास ही इसको यूज कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब यही हमारे पास वर्चुअल आईपी हर नोड की पब्लिक आईपी के बेस पे एक वर्चुअल आईपी हमारे पास डिफाइन हो गई है। अच्छा अब हर डेटाबेस अपनी जो नोड है उसकी अपनी सर्विस होगी, सर्विस मेरी क्या है, डेटाबेस जो मेरी उस डेटाबेस की सर्विसेज मैंने यूज कर रहा हूँ, ठीक है। डेटाबेस लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ, अब एक डेटाबेस ये मेरा एक ओरेकल रैक चल रहा है, ठीक है, मेरी इस डेटाबेस का कंप्लीट डेटाबेस का नाम है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, उसका नाम है DBPRI, ठीक है, DBPRI, ठीक है। इस कंप्लीट रैक पे जो डेटाबेस चल रही है उसका नाम है DBPRI। अच्छा अब मेरी नोड 1 पे जो उसकी सर्विस चल रही होगी ना उसका नाम होगा DBPRI1, ठीक है। सेकेंड नोड पे चल रही होगी DBPRI2, अगर थर्ड नोड है तो वहां DBPRI3 चल रही होगी, तो दिस इज माई इंस्टेंस, ठीक है। अब मैं इंस्टेंस बात कर लूँ सर्विस बात करूँ, ठीक है, तो वो मेरे मुख्तलिफ इंस्टेंस चल रहे हैं और वो तमाम के तमाम एक ही डेटाबेस को बात कर रहे हैं, वो क्या है DBPRI, ठीक है। तो रैक हमारे पास यही कर रहा है, जो मेरे पास CRS यही कर रहा है कि उन तमाम जो भी नोड्स हैं उनके कंपोनेंट्स को मिलाकर जैसे मैं बताऊँ DBPRI उसके ऊपर लेकर आ रहा है, एक ही सिंगल इंटरफेस पे लेकर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब आती है हर नोड का अपना लिसनर होगा, लिसनर इस नोड का लिसनर होगा, ठीक है। हर अब यहाँ पे आगे रेड डेटाबेस का यहाँ पर आगे इंस्टेंस, ठीक है। देखें इस इंस्टेंस के ऊपर हमारे पास जो सर्विस जो बात कर रही है, अब मेरा इंस्टेंस चल रहा है उसका नाम भी मेरा होगा लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ DBPRI1, दिस इज मेरा इंस्टेंस है, ठीक है। DBPRI2 मेरा इंस्टेंस है, डेटाबेस का इंस्टेंस है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एक इंस्टेंस के ऊपर मैं मुख्तलिफ सर्विसेज बना सकता हूँ, ठीक है। मुख्तलिफ सर्विसेज इसका कॉन्सेप्ट अब हो ना कि मुख्तलिफ सर्विसेज बना सकता हूँ, ठीक है। मैं लेट्स सपोज आप बात कर रहे हैं प्रॉड, आपने अगर आप ERP की बात करते हैं आपने सर्विस आपका नाम प्रॉड होगा, अब प्रॉड EX भी कर सकते हैं,
ठीक है, आप उसमें एक और सर्विस कॉमन ला के ऐड कर लें, मुख्तलिफ सर्विसेज ऐड कर सकते हैं उसमें। तो इस सेंस के ऊपर वो सर्विसेज आपकी यहाँ पे चली। उसके नीचे है ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है, उसकी क्लस्टर वेयर की बाइनरीज जिसके अंदर ऑरिकल का एएसएम इंस्टॉल होगा, ठीक है, और क्लस्टर वेयर। अब देखें, कल हम बात कर रहे थे, तो एएसएम इज नॉट अ स्टोरेज, ठीक है, एएसएम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि स्टोरेज को मैनेज कर रहा है। क्लस्टर वेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑरिकल की रैक को मैनेज कर रहा है, ठीक है। हर नोड पे अपना क्लस्टर वेयर का सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, उसका काम क्या। अब इस क्लस्टर वेयर का काम यह है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स की मॉनिटरिंग करेगा, इन कंपोनेंट्स को मॉनिटरिंग करेगा, इनको स्टार्ट इनका स्टॉप करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लस्टर वेयर की है। अब यहाँ से यही सेम चीज सेकेंड नोड पे भी आ रही है। अब देखें, आपको यहाँ पे तस्वीर नजर आ रही है प्राइवेट इंटरकनेक्ट। अब अगर नेट सपोज ये क्लस्टर वेयर है, इस क्लस्टर वेयर को अगर दूसरी मशीन के क्लस्टर वेयर से बात करनी है, ठीक है, वो बाय द यूज ऑफ प्राइवेट इंटरकनेक्ट करेगा, ठीक है। वो इस सिंगल क्लाइंट एक्सेस स्कैन नेम या बीआईपी के थ्रू नहीं करेगा, ठीक है, वो इस प्राइवेट इंटरकनेक्ट के थ्रू बात करेगा, क्योंकि इस प्राइवेट इंटरकनेक्ट के ऊपर कोई यूजर का प्रोसेस नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कम्युनिकेशन होगी बाय द यूज ऑफ प्राइवेट इंटरकनेक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हर नोड का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अच्छा, अब यहाँ से यही इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। एक रैक डेटाबेस मैंने आपको बताई, एक ओसीआर वोटिंग डिस्क। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ, रैक डेटाबेस। अब जैसे रैक डेटाबेस के बारे, जी बोले आप, जी बोले, जी बोले बोले। ठीक होगी, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है सिंगल। हाँ जी बोले, और बोले, और बोले। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। देखिए होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ इसके ना। देखिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं इस जैसे आपके सामने नोट 1 है ना, इसकी वीआईपी थी लास्ट डिजिट था 113, ठीक है, इसकी लास्ट थी 115, ठीक है। मैंने क्या किया, एक अपनी एप्लीकेशन बनाई, उस एप्लीकेशन में इस वर्चुअल आईपी को जाके लिख दिया, ठीक है। अब मेरी एप्लीकेशन चल रही है, जब मेरा रैक चल रहा है, अब किसी वजह से मेरी ये नोट डाउन हो गई, और ये हमने कई मतलब देखा, फेस किया ना, किसी वजह से हमने ये नोट डाउन हो गई। अब क्या हुआ, जब नोट डाउन हो गई, अब वो एप्लीकेशन बंद हो गई। अब जिसने ये कॉन्फ़िगरेशन करी थी ना, हम उसको पकड़ते हैं, यदि आ जाओ, तुमने कॉन्फ़िगरेशन की थी ना, तुमने कॉन्फ़िगरेशन गलत क्यों की थी, ठीक है। तो अब उसको फिर हम ये करवाते हैं, भाई आप ये सिंगल लिखा हुआ है ना क्लाइंट नेम, क्योंकि होता ये है, जब एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं ना, उनके सिंगल क्लाइंट नेम को करने के लिए होता ये एप्लीकेशन में आपने उसको उस मशीन पे जो नेम है ना अपना, उसको डीएनएस से रिजॉल्व करवाना पड़ेगा। तो अक्सर औकात सिस्टम एडमिन्स की टीम में वो उसको रिजॉल्व नहीं करवाते, कोई फायरवॉल के इश्यूज होते हैं या नेटवर्क लेवल के इशू होते हैं, वो नेम जो ना वहाँ से रिजॉल्व नहीं हो पाता। लोग भी क्या करते हैं, जब नेम रिजॉल्व नहीं हो पा रहा होता तो फिर आप डायरेक्ट आईपी दे देते हैं। ये बहुत फेस किया है हमने, डायरेक्ट आईपी दे देते हैं। तो इस किस्म के सिनेरियोज होते हैं, आप दे सकते हैं, मगर बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप सिंगल क्लाइंट दें, क्योंकि होता है क्या है, ये अक्सर बात क्या होता है, हम पैचिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं अक्सर बात हम अपने बैंक वगैरह में हम पैचिंग जब कर रहे होते हैं, हम पैचिंग करने के लिए, अब मेरे पास एप्लीकेशन है T24 एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन एक मेरी सिंगल क्लाइंट एक्सेस पे मेरा कनेक्टेड है, स्कैन से कनेक्टेड है। अब मैं पैचिंग करने जा रहा हूँ, अब मैं किसी भी नोड को बंद करूंगा और अपनी एक उस नोड सेकंड नोड मेरी चलती रहेगी, उसमें क्या होता है, रोलिंग फैशन में आप उसको पैचिंग कर रहे होते हैं। मैंने लेट्स वो नोड 1 में पैचिंग कर रहा हूँ, अब मेरी नोड 1 मैंने पूरी कंप्लीटली बंद कर दी, डेटाबेस भी बंद है, उसका लिस्ट सब कुछ बंद कर दिया मैंने, उस पर पैचिंग अप्लाई कर रहा हूँ। अब मेरी नोड 2 अप है, अब मेरी नोड 2 उस क्लाइंट एक्सेस जो मेरा स्कैन के साथ कनेक्टेड है और वो मेरी एप्लीकेशन को एंटरटेन कर रही है। अगर वो एप्लीकेशन मेरी किसी भी वजह से मेरी नोड 1 की वीआईपी से कनेक्टेड होगी, तो फिर क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन चलना बंद हो जाएगी। तो इस किस्म के इश्यूज होते हैं, तो उस किस्म के इश्यूज को ओवरकम करने के लिए, उससे बचने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो है ना स्कैन आईपी यूज करें, मगर आप वीआईपी और पब्लिक आईपी, स्कैन आईपी, कोई भी आईपी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया।
ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं रैक डेटाबेस के ऊपर। अब हमने बात की है रैक डेटाबेस में, इसमें खाते मिलेगा डीबी, मैंने आपको बताया था DBPRI। DBPRI दिस इज माय रैक डेटाबेस। ठीक है, जो दोनों मेरे DBPRI 1 DBPRI 2 अलग अलग इंस्टेंस चल रहे हैं, इन दोनों इंस्टेंस जो सेव हो रहे हैं वो मेरी रैक डेटाबेस DBPRI में यहाँ पे आके सेव हो रहे हैं, जो कि मेरी शेयर्ड स्टोरेज होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ आ रही है OCR एंड वोटिंग डिस्क। देखिए, पहले बात करते हैं वोटिंग डिस्क। वोटिंग डिस्क बेसिकली क्या कर रही है, लेट्स सपोज मेरी एक दो, अभी यहाँ पर आपके सामने मेरी दो नोड है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरी 4 नोड होती है। तो वोटिंग डिस्क में क्या होता है, हर नोड अपनी मेंबरशिप डिफाइन करती है कि ये नोड हार्ट बीट डिफाइन करती है कि ये नोड अलाइव है या नहीं है। एक डिस्क में एक स्टोरेज होती है, मतलब डेस्क पे जगह पे जाकर लिखता रहता है कि नोट बताती है, नोट 1 कहती है मैं अलाइव हूँ, नोट 2 बता देती है मैं अलाइव हूँ, नोट 3 बताती है अलाइव होती है। अगर किसी वजह से किसी भी नोट 1 पे की इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होगी, तो वो नोड क्या करेगी, हमारा क्लस्टर जो है उसको उस रैक में से इवेक्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। किसी भी टाइम के अंदर अगर किसी नोड ने उसके अंदर अपनी वोट नहीं दिया कि मैं अलाइव हूँ या नहीं हूँ, ओरेकल उसको क्लस्टर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, टाइम आउट के बाद, एक टाइम के बाद उसको वहाँ से बाहर निकाल देगा, और जो नोड होंगी उसको क्लस्टर का पार्ट बना दी, और जैसे ही वो नोड दोबारा से अप होती है या हार्डवेयर फेलियर की वजह से वो वहाँ से बाहर निकल जाती है, वो जाकर दोबारा जैसी उस अपनी वोटिंग डिस्क के ऊपर उसको वो शेयर्ड लोकेशन पे अपनी वोट जाकर सेव करेगी, तो ओरेकल क्लस्टर उसको अपने पास अपने क्लस्टर में शामिल कर लेगा। दिस इज वाइज जो हमारा CRS है, CRS उसको उस नोड को अपने पास ऐड कर लेगा। तो वोटिंग डिस्क का जी बोलें, ये वोटिंग डिस्क देखें, वोटिंग डिस्क की जो ये तो स्टोरेज है ना, वोटिंग डिस्क की स्टोरेज है जो कि मेरी ASM पे बनी हुई है। ठीक है, इस ASM के ऊपर मेरा ग्रुप बना हुआ होगा, उस ग्रुप के अंदर मेरी वोटिंग डिस्क बनी होगी। ठीक है, जब मैं ओरेकल क्लस्टर इंस्टॉल करूंगा तो ओरेकल क्लस्टर इंस्टॉल करते वक्त मुझसे पूछेगा कि आपकी वोटिंग डिस्क कहाँ पे सेव होगी, तो मैं ASM पे अपना ग्रुप बता दूंगा और बता दूंगा कि इस जगह पे मेरी वोटिंग डिस्क सेव होगी। हर नोड उस अपनी इंफॉर्मेशन उस वोटिंग डिस्क के ऊपर सेव करती रहेगी। दिस इज ऑन द माई ASM। ठीक है, ये वोटिंग डिस्क मेरी ASM के ऊपर होगी। अच्छा, दूसरी आती है OCR। OCR के अंदर क्या है, क्लस्टर की इंफॉर्मेशन होगी, रिसोर्सेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसमें कौन सी डेटाबेस, लिसनर, ठीक है, तमाम इंफॉर्मेशन मेरी OCR डिस्क के अंदर मौजूद होगी। हम यहाँ से आगे चलते हैं ये कंपोनेंट के ऊपर। अब हमने बात की ओरेकल क्लस्टर। ओरेकल क्लस्टर बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है हमको, मल्टीपल नोड्स को ऑपरेट कर रहा है एक सिंगल सर्वर के ऊपर। ठीक है, क्लस्टर मॉनिटर कर रहा है कंपोनेंट के इंस्टेंस को मॉनिटर कर रहा है, हमारे जो हमने बात करी लिसनर को मॉनिटर कर रहा है हमारे, ठीक है, हमारे कंपोनेंट्स को मॉनिटर कर रहा है, और वोटिंग डिस्क एंड OCR। ठीक है, क्लस्टर वेयर वोटिंग डिस्क और OCR को मेंटेन कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके हम बात करते हैं जो क्लस्टर वेयर के दो प्रोसेस जो हमने बात करी, दो मेन कंपोनेंट्स हैं, दो हैं, वो एक है वोटिंग डिस्क फाइल, ठीक है, विच रिकॉर्ड नोड मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन। क्या आती है, नोड की जो इंफॉर्मेशन हैं ये अपने पास उस वोटिंग डिस्क के ऊपर वो सेव कर रहा होता है। ठीक है, कहाँ पे चेक कर रहा होता है, जी जी वेब के ऊपर, जी जी देखें वेब प्राइवेट, देखें प्राइवेट आईपी ही बता रही है उस नोड की इंफॉर्मेशन ना। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा क्लस्टर वेयर है ना, इसी को जाके क्लस्टर वेयर इस वोटिंग डेस्क के ऊपर हर अपनी उस प्राइवेट आईपी के थ्रू ही अपनी वो कम्युनिकेशन प्राइवेट आईपी के थ्रू हो रही है ना। ठीक है, प्राइवेट आईपी के देखें मशीन के ऊपर मेरे, आप जो बात करें वेब की, एक मशीन पे मेरे दो लैंड कार्ड लगे होंगे। ठीक है, एक लैंड कार्ड मेरा पब्लिक होगा और एक लैंड कार्ड मेरा प्राइवेट होगा। ठीक है, प्राइवेट जो मैं कह रहा हूँ वो एक लैंड कार्ड है, वो एक लैंड क्लस्टर है, मगर वो जैसे कि पब्लिक का लैंड कार्ड है वैसे ही लैंड कार्ड प्राइवेट का ही होगा, उसमें भी केबल ही लगेगी, ईथरनेट केबल ही लगेगी। ठीक है ना, ईथरनेट केबल ही होगी जो कि एक स्विच के थ्रू जा रही होगी।
ठीक है। अच्छा, अब आती है, अगर किसी वजह से जाकर इफ एनी रीजन के नोट पे किसी वजह से एक्सेसिबिलिटी होगी, एक्सेस नहीं हो सकती, तो इमीडिएटली क्या इसको इफेक्ट कर दिए अपने क्लस्टर बेस से। ठीक है। अच्छा, दूसरी आती है कि हमारा OCR जो हमने बात करी, इसमें क्या हो रही है, क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास सेव हो रही है। ठीक है। इसमें क्या कंटेन करता है, डेटाबेस की इंस्टेंस की बात की हमने, डेटाबेस की इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन सेव कर रहा होता है। ठीक है। मेरा सर्विस का नेम क्या है ये। अब जो मेरी रिसोर्स की जो CRS की रिसोर्सेज हैं, उसकी तमाम की तमाम मेरी OCR की जो OCR डेस्क होती है उसमें वो चीज़ें होती हैं। अब CRS की रिसोर्स में क्या क्या चीज़ शामिल है, वो मेरी देखें ये चीज़ें हैं कि इसका सर्विस है, लिसनर है, वर्चुअल IP है। ठीक है। ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है ना मेरे CRS रिसोर्स का पार्ट होती हैं, वो जो कि जाके सेव कहाँ हो रही है, मेरी OCR के अंदर, वो मेरी ये जब मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें मेरी OCR के साथ, ये क्या होती है, ये ASM के ऊपर ही होती है, ASM के ऊपर ही होती है, आपके सेव हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी, जी आप बोलें। क्लस्टर रेडी सर्विसेज। ठीक है। अच्छा, अब वोटिंग डिस्क ऑन OCR मस्ट बी रिजाइड ऑन द शेयर्ड स्टोरेज। ठीक है। और अवेलेबल टू ऑल क्लस्टर नोड, तमाम की तमाम क्लस्टर नोड्स के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ये सर, ये जी बोलें, क्या कह रहे हैं। हाँ देखें, देखें CRS रिसोर्सेज, हाँ, एनीथिंग दैट ओरेकल क्लस्टर मैनेज इज क्लासिफाइड एज ए CRS रिसोर्स लाइक डेटाबेस, इंस्टेंस, सर्विस, लिसनर, VIP एड्रेस एंड सो ऑन। CRS रिसोर्सेज इसका पार्ट है। ठीक है। CRS की जो रिसोर्सेज हैं, ये जो रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, जो CRS कंटेन कर रही है, वो ये रिसोर्सेज होंगी। सब पब्लिक IP भी होगी, फोन। ठीक है। मतलब देखें, उस मशीन के ऊपर जो रिसोर्सेज चल रही है ना, उसकी इंफॉर्मेशन वो सारी मेरी CRS का पार्ट होगी, CRS रिसोर्स का पार्ट होगी। हाँ हाँ, हमारे स्कैन भी होगा इसमें तो, मगर स्कैन जो है वो पूरे क्लस्टर का पार्ट है, उस स्पेसिफिक मशीन का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। स्कैन जो है वो तो, हाँ, ये उस पर्टिकुलर मशीन की इंफॉर्मेशन लिख रहा है, उस पर्टिकुलर जो अब बात कर रहा हूँ इंस्टेंस, उस इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखी होगी। ये सब होंगे। ठीक है। जब आपको ये भी क्लस्टर इंस्टॉल करूंगा ना, मैं आपको इसकी कमांड होती है, अभी बस क्लस्टर इंस्टॉल नहीं है, तो मैं आपको इसकी सारी सारी रिसोर्सेज भी दिखाता। अभी मैं एग्जाम्पल अगर होती तो आपको की सारी रिसोर्स भी दिखा दूंगा, ताकि इसमें कौन कौन सी रिसोर्सेज शामिल होती हैं। अभी क्लस्टर का इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको उसमें प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जितने भी सर्वर हमारे इसमें के हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सर्टिफाइड होने चाहिए हमारे क्लस्टर वेयर के साथ में, कि जो जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है। ये एक अपनी इसकी आर्किटेक्चर की लिमिटेशन आ जाती है। अच्छा, अब हमने एक चीज़ बात की थी, कैशे फ्यूजन, कल डिस्कस किया था हमने कैशे फ्यूजन के बारे में। ठीक है। वैसे कि कैशे फ्यूजन क्या कर रही है, कि डिस्क कैशे, जी बोले, जी बोले बोले बोले। ठीक है। अच्छा, अब हमने लास्ट बात की थी कैशे फ्यूजन की। ठीक है। कैशे फ्यूजन से हमें क्या फ़ायदा हो रहा था, कि हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन हो रही है कि दो नोड किसी भी एक नोड से के बफर कैशे से SJ से डेटा दूसरी नोड के SJ में ट्रांसफ़र करने को हम कैशे फ्यूजन की बात करेंगे। ठीक है। उसमें क्या है, हमारा फ़ायदा ये है, हमारा डिस्क IO करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हमारे पास डायरेक्टली इंस्टेंस क्या करेगा, सेकंड इंस्टेंस की मेमोरी से जाकर उसके बफर कैशे से जाकर डेटा रीड कर लेगा। ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम द रीड फ्रॉम द मेमोरी, तो वो मुझे ज़्यादा फास्ट होगा। अच्छा, इसमें क्या है,
ग्लोबल कैशे अवेलेबल इन रैक LMS, जैसे कि एक बैकग्राउंड प्रोसेस है LMS, ठीक है, जो कि ये इसका काम है, ठीक है। तो GCS रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग द डेटा ब्लॉक, एक्सेप्टिंग द डेटा रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंस्टेंस एंड फ्रॉम, जैसे आप बात कर रहे थे कि उसको कैसे पता चलेगा, तो क्या करेगा ये, जब आपको GCS का प्रोसेस जो है ये ट्रैक कर रहा होगा, ठीक है, ये ट्रैक कर रहा होगा कि ब्लॉक को कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट आई है कहाँ से आई है और किस इंस्टेंस को भेजनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये GCS का जो हमारा प्रोसेस है और ये LMS बैकग्राउंड प्रोसेस है, ये इस चीज़ को एंटरटेन कर रहा होगा, ठीक है। और ये कैशे फ्यूजन क्या करता है, रिड्यूस कर रहा है डिस्क IO के ऊपर, ठीक है, आपकी डिस्क की जो IO है वो इसको रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली हमारा मेमोरी से डेटा को रीड कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी डिस्क IO को नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे आया था LMS बेसिकली क्या, ये बिना आपको कल एक स्लाइड भी भेजी थी इसकी LMS के बारे में, ठीक है। ये कैशे फ्यूजन का पार्ट ये मोस्ट एक्टिव प्रोसेस इज हैंडल टू कंसिस्ट कॉपी ब्लॉक दैट आर ट्रांसमिट बिटवीन द इंस्टेंस। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये हैंडल कर रहा है कंसिस्टेंट कॉपी हो, ठीक है, दोनों नोड पे जो यूजर कोई ब्लॉक को रीड करे तो उसको कंसिस्टेंट कॉपी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है LMS की। जी, LMS एक बैकग्राउंड प्रोसेस है, ठीक है। बेसिकली देखें ये ग्लोबल प्रोसेस, ये देखें ये और LMS और ग्लोबल कैशे, दिस इज बोथ आर इंटरेक्टेड, ठीक है, जो सर्विस है, ठीक है, होती है इसको, ये सर्विस LMS का बैकग्राउंड प्रोसेस यूज कर रही है, ठीक है। इसका यही काम है, जो ट्रैक करती है कि ब्लॉक कोई भी नोड के ऊपर चेंज होना, ठीक है। हमने कल बात की थी ना कि किसी नोड पे यूजर ने एक्सेस किया और कोई डेटा को चेंज कर दिया, ठीक है, अब कोई डेटा को चेंज किया सेकंड नोड में, उसने उसको रीड किया, तो ये इस चीज़ की ट्रैकिंग क्या करेगा, ये जैसी चेंज आएगा ना, ये ऑटोमेटिक अपने इस LMS को बता देगा कि जी मैंने इस ब्लॉक के अंदर चेंज आया है, तमाम नोड को पता होगा इस बात के बारे में, ठीक है। तो फिर यही चीज़ कंट्रोल कर रहा है GCS, ठीक है, जो GCS का काम यही काम है कि ट्रैक रखना कि कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जो दूसरी नोड्स के ऊपर चेंज हुए, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्लस्टर इंटरकनेक्ट भी हमने पार्ट में, क्लस्टर इंटरकनेक्ट जी बोले जी, ब्लॉक कर देना, उसका बेस्ट रिस्पॉन्सिबल है ट्रैक रखना कि यूजर को जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, उसकी ट्रैकिंग को मेंटेन करा वो GCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी। GCS बेसिकली क्या है, ये LMS का बैकग्राउंड प्रोसेस ही यूज कर रहा है। GCS जो है, हम जो सर्विस है ना, जो LMS का बैकग्राउंड प्रोसेस के थ्रू ही सारा काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये क्लस्टर इंटरकनेक्ट भी डिस्कस कर लिया, स्कैन भी हमने डिस्कस किया और वर्चुअल IP भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक तरह प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एक चीज़ का, एक मिनट रुकिएगा बस।